डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे मॉलिक्यूलर मास, और इसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे इक्विवेलेंट मास। शाबाश प्यारे बच्चों, पहले आप नजर मारिए एटॉमिक मास की ओर। एटॉमिक मास, एज यू नो, एटम बहुत ही स्मॉल होता है। एटम इज सो स्मॉल, एज यू नो, एटम इज सो स्मॉल। आज तक कोई भी ऐसी सेंसिटिव बैलेंस नहीं बनी जिससे कि हम मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस कर सके। मतलब कि हमारे पास कोई भी ऐसी सेंसिटिव बैलेंस मतलब तराजू, जिससे हम एटम का मास एक्सप्रेस करें। तो हमने क्या किया, हमने एटॉमिक मास, हमने इसका रिलेटिव मास जानने की कोशिश की। हमने एटम का रिलेटिव मास जानने की कोशिश की। तो क्या हुआ, इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड चुना। स्टैंडर्ड हमने पहले पहले क्या चुना, क्योंकि एक लाइटेस्ट एटम हमारे पास होता है, दैट इज हाइड्रोजन। एक लाइटेस्ट एटम हमारे पास था, दैट वाज हाइड्रोजन एटम। तो इसी हाइड्रोजन एटम के रिलेटिव बाकी एटम्स का मास क्या था, इसी हाइड्रोजन एटम के रिलेटिव बाकी एटम्स का मास क्या था, दैट इज रिलेटिव मास। तो यही रिलेटिव मास ऑफ एन एटम जानने की हम यहां पे कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहां पे मास ऑफ एन एटम जानना हो, मास ऑफ एन एटम मैं कैसे जान सकूं? एज यू नो कि मैं मास ऑफ एन एटम ऐसे तो जानने की अगर कोशिश करूं, जो इसका यूनिट आता है, दैट इज टू बिग यूनिट एंड इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सप्रेस। तो हमने क्या किया, मास ऑफ एन एटम हमने रिलेट किया विथ मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, विथ मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, विथ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस मास को हम क्या मास कहते हैं? ये हमारा हुआ रिलेटिव मास। दिस इज रिलेटिव मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे जानने की कोशिश करूं बेरिलियम का एटॉमिक मास, एज आई नो बेरिलियम्स एटॉमिक मास इज 9, it means beryllium is 9 times heavier than this hydrogen atom. Beryllium is 9 times heavier than this hydrogen atom. तो इसका मतलब ये हुआ, जो बेरिलियम का रिलेटिव मास है, दैट इज 9। इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास इज 9, which means इसका मास जो इन रिलेशन टू हाइड्रोजन एटम है, दैट इज 9। तो ये जो फंडा है ये ओनली 1961 तक चला, क्योंकि 1961 में क्या हुआ, हमने स्टैंडर्ड चेंज किया। पहले हमने स्टैंडर्ड क्या लिया था, हाइड्रोजन। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड लिया कार्बन 12 आइसोटोप, C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया? एज वी नो, इसका जो एटॉमिक मास होता है, दैट इज एग्जैक्ट 12 यूनिट्स, दैट इज एग्जैक्टली 12 यूनिट्स। मतलब ये सिंपल होल नंबर आ रहा है, दैट इज वाई हमने C12 आइसोटोप चुना। एज अकॉर्डिंग टू दैट, ये जो 12 यू आ रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो, हमें रिलेटिव एटॉमिक मास जानने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। और इसके बावजूद जो हमारा C12 आइसोटोप होता है, C12 आइसोटोप इज स्टेबल आइसोटोप। ये स्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल। दैट इज वाई हमने इसको क्या चुना, स्टैंडर्ड चुना। हमने इसको क्या चुना, स्टैंडर्ड यूनिट। तो क्या हुआ, जब हम एटॉमिक मास एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम चुनते थे, अब हमने हाइड्रोजन एटम को किस में तब्दील किया, 1/12 ऑफ दैट ऑफ C12 आइसोटोप। ये जो अब मैं अगर इसके रिलेशन में किसी भी एटम का मास निकालूं, तो दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ आफ्टर 1691 क्या था, जब भी हम किसी एटम का मास जानने की कोशिश करते थे, तो हमें उसका मास किसके रिलेशन में लिखना होता था? आफ्टर 1961, 1/12 दैट ऑफ कार्बन। तो ये क्या हुआ, 1961 के बाद ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना रिलेटिव मास। क्या बना, रिलेटिव मास। शाबाश। तो ये जो हमने यहाँ पे अब स्केल चुनी, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास स्केल यूनिट।
शाबाश, एटॉमिक मास स्केल यूनिट। और 1/12 ऑफ C12 का मास कितना होता है? 1 AMU। कितना होता है? 1 AMU। और 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम। 24 ग्राम। शाबाश, ये हुआ रिलेटिव मास। ये हुआ रिलेटिव मास, मतलब किसी का भी मास विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप, दिस इज रिलेटिव मास। दिस इज रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास जानने के बाद हमें क्या मिला? बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनमें बहुत सारे आइसोटोप्स होते थे। मतलब मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स थे जिनमें एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन एलिमेंट की बात करूं तो इस क्लोरीन एटम में 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक Cl35 आइसोटोप होता है, नंबर सेकंड इज Cl37 आइसोटोप। तो इसका एटॉमिक मास मैं क्या मानूं, 35 या 37? ना मैं 35 मानता हूं ना मैं 37 जानता हूं। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। तो एवरेज एटॉमिक मास जानने के लिए हमें इसकी परसेंटेज एबंडेंस जाननी होती है। एवरेज एटॉमिक मास जानने के लिए हमें इसकी परसेंटेज एटॉमिक एबंडेंस जाननी होती है। परसेंटेज एबंडेंस का रेशियो अगर हम जाने तो अगर हमें इसके 3 पार्ट्स मिलते हैं तो हमें इसके कितने पार्ट्स मिलते हैं? 1। मतलब जो एबंडेंस रेशियो है दैट इज 3:1। मतलब अगर मेरे पास 75% क्लोरीन 35 के हैं तो एक पार्ट मतलब 25% क्लोरीन 37 के भी मिलेंगे। मतलब अगर इसके 3 पार्ट्स हमें मिलते हैं तो हमें इसका एक पार्ट मिलता है, दैट इज परसेंटेज एबंडेंस। और दिस रेशियो इज इट्स रिलेटिव एबंडेंस। शाबाश। तो अगर मुझे अब इसका एवरेज एटॉमिक मास जानना हो तो मैं क्या करूं, मुझे प्रोडक्ट निकालना होता है इसके एटॉमिक मास इनटू इट्स एबंडेंस। एबंडेंस एबंडेंस और इसके एटॉमिक मास का मुझे प्रोडक्ट निकालना होता है, दैट इज 35 इंटू 3। एटॉमिक मास ऑफ Cl35 इंटू 3 दैट इज इट्स एबंडेंस, प्लस इसका एटॉमिक मास 37 और इसकी एबंडेंस दैट इज 1 डिवाइड बाई करना होता है जो एबंडेंस का रेशियो मुझे मिला था उसका एडिशन। एबंडेंस रेशियो का मुझे क्या करना होता है यहाँ पे? एडिशन। शाबाश। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मुझे 35.5 यूनिट्स मिलता है। मतलब दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। That is why we count mass of chlorine as 35.5 units. We count mass. किसका? We count mass of chlorine as 35.5 units. शाबाश। इसके बावजूद हम जानने की कोशिश करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। शाबाश। ये था रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? अब इसके बाद हमारा आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं फॉर एग्जांपल मानूं किसी का एटॉमिक मास 9 यूनिट्स है, इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास एज यू नो। अगर मैं इस यूनिफाइड को ग्राम में कन्वर्ट करूं, फॉर एग्जांपल मैं मानूं दिस यूनिट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्राम, तो ये मेरा क्या बना? ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन आई कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम इन ग्राम्स, जब मैं कैलकुलेट करता हूं किसी एटम का मास इन ग्राम्स तो वो मेरा क्या बनता है? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बनता है? ग्राम एटॉमिक मास। शाबाश। अगर मैं यूनिफाइड मास लूं क्लोरीन का दैट इज 35.5 एज यू नो। अगर मैं इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करूं तो ये कितना मिलता है मुझे? 35.5 ग्राम। बस इस चीज को का कन्वर्जन मुझे यहाँ पे चाहिए। बस इस चीज का मुझे यहाँ पे कन्वर्जन चाहिए। जो यूनिफाइड मास होता है, जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है ग्राम्स में। इट इज सिंपल। शाबाश। एक ग्राम एटम किसके बराबर होता है? फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम is 4 grams of helium. 4 grams of helium. 1 gram atom of helium is 4 grams of helium. 12 gram atom of helium. 12 gram atom of helium is equal to 12 into 1 ग्राम कितना होता है? 4 ग्राम। That is 12 into 4. That is 48 grams of helium. मतलब 12 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम की कितने आते हैं? That is 48 grams of helium.
तो ये हमारा क्या था, दिस वाज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बाद हम इक्विवेलेंट मास जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट मास जानने से पहले हमें यहां पे मॉलिक्यूलर मास जानना लाजमी है। क्या जानना लाजमी है? मॉलिक्यूलर मास। शाबाश। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? शाबाश। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कोई मॉलिक्यूल लिया, मान लेते हैं H2SO4। शाबाश। ये जो मॉलिक्यूल यहां पे है, एज यू नो, इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। जब मैं इन एटॉमिक मासेस को ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सिंपली इज एडिशन ऑफ एटॉमिक मासेस। एडिशन ऑफ atomic masses, addition of atomic masses of atoms of that molecule, तो ये क्या होता है हमारा? दिस इज आवर मॉलिक्यूलर मास। या मैं मॉलिक्यूलर मास को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं, मास ऑफ 6.023 into 10 raised to power 23 molecules। या मैं मॉलिक्यूलर मास ऐसे भी निकाल सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास 2 into वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी दी गई हो तो देन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। अगर मुझे गैस का मॉलिक्यूलर मास जानना हो, तो इट इज मास ऑफ 22.4 liters of gas at STP, standard conditions of temperature and pressure। at STP मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। तो इससे हम मॉलिक्यूलर मास, तो इन फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर मास जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूं? मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाल सकता हूं, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। शाबाश। प्लस एडिशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, 2 into 1 दैट इज 2 into हाइड्रोजन। शाबाश। और प्लस सल्फर का 1 एटम है, प्लस 32, क्योंकि 32 एटॉमिक मास ऑफ सल्फर होता है। प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स यहां पे हैं, तो दैट इज 4 into 16। शाबाश। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 into 1 that is 2 plus 32 plus 4 into 16 that is 64 plus 32 that is 96 plus 2 that is 98। मतलब मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना मिला? 98 यूनिट्स। शाबाश। अगर मैं अब इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करता हूं, दिस वाज माय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास व्हिच आई कैलकुलेटेड। जो मैंने कैलकुलेट किया था ये रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास था। अब अगर मैं इस रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को किस में कन्वर्ट करूं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो मुझे सिंपली क्या करना है? सिंपली इस U को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? ग्राम में। सिंपली इसको किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो ये क्या बना? ये बना ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बना? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। शाबाश। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल is molecular mass of 1 molecule in grams। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3, इट सिंपली मीन्स ये कितने ग्राम्स बनते हैं? नाइट्रोजन के 14 प्लस 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 into 1 that is 14 plus 3 17 grams। 1 gram molecule of ammonia is 17 gram। 1 gram molecule of ammonia is 17 gram। ये मेरा क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब यूनिफाइड मास में लिया था एट दैट टाइम इट वाज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। शाबाश। तो एटॉमिक मास को जानने के लिए मैं यहां पे एक रूल भी आप लोगों को बताता हूं, दैट इज ड्यूलांग एंड पेटिटिस रूल।
अगर हमें स्पेसिफिक डेंसिटी अब दी गई हो, फॉर एग्जांपल इफ स्पेसिफिक डेंसिटी इज नोन टू अस, अगर स्पेसिफिक डेंसिटी अब अगर दी गई हो, स्पेसिफिक डेंसिटी अगर दी गई हो, तो हम एटॉमिक मास कैसे जाने? इसके लिए हमें डुलॉन्ग एंड पेटेटस रूल, पेटेटस रूल का एक पेटेटस रूल का एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जानना है। एज यू नो दिस इज एन एम्पेरिकल रूल, ये एक एम्पेरिकल रूल है जो कि बुनियाद रखता है, जो कि बेस्ड है किस पे? ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है एटॉमिक मास इंटू स्पेसिफिक डेंसिटी, एटॉमिक मास इंटू स्पेसिफिक डेंसिटी किसके बराबर होता है? 6.4। सिंपली आप ये याद रखना, आप इससे भी एटॉमिक मास जान सकते हैं, एटॉमिक मास इससे भी जान सकते हैं। या अगर एटॉमिक मास आपको दी गई हो इन क्वेश्चन, तो आप स्पेसिफिक डेंसिटी भी जान सकते हैं, आप स्पेसिफिक डेंसिटी भी जान सकते हैं। ये हमारा क्या था? दिस वाज आवर डुलॉन्ग एंड पेटेटस रूल। तो इसके बाद मॉलिक्यूलर मास के बाद हम इक्विवेलेंट वेट जानने की कोशिश करेंगे। हम क्या? इक्विवेलेंट वेट जानने की कोशिश करेंगे या इक्विवेलेंट मास की कोशिश करेंगे। इक्विवेलेंट मास जानने की हम यहां पे कोशिश करेंगे। ये हम कैसे समझेंगे इक्विवेलेंट मास? इसके लिए मैं यहां पे पहले एक रिएक्शन लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम लेता हूं, रिएक्शन के जरिए मैं आप लोगों को ये इक्विवेलेंट मास समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl, तो इसने क्या बनाया? CaCl2 प्लस इसने हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हमें दिए। हमें यहाँ पे 24 पार्ट्स किसके थे? हाइड्रोजन के। 24 पार्ट्स किसके थे? हाइड्रोजन के। और हमें कितने पार्ट्स? 24 पार्ट्स हमें मैग्नीशियम के थे, और हाइड्रोजन के हमें कितने पार्ट्स मिले? 2 पार्ट्स। शाबाश। तो इक्विवेलेंट मास जानने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के एक पार्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, हाइड्रोजन के एक पार्ट को डिस्प्लेस करने के लिए उस सबस्टेंस का कितना अमाउंट, कितने पार्ट्स हमें लगे, उस सबस्टेंस का कितने पार्ट्स हमें लगे, दिस इज इक्विवेलेंट मास। शाबाश। 24 पार्ट्स Mg ने 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के डिस्प्लेस किए। अगर एक पार्ट हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता तो हमें कितने Mg पार्ट्स लगते? दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg। शाबाश। एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन atom is displaced by 24/2 सिंपली, क्योंकि 24 पार्ट्स ने 2 पार्ट्स डिस्प्लेस किए थे। एक पार्ट हाइड्रोजन एटम के डिस्प्लेस कैसे हो सकते हैं? 24/2, दैट इज 12 पार्ट्स। This 12 is equivalent mass of Mg। शाबाश। अगर अब हमें इक्विवेलेंट मास किसके जानना हो, अगर हमें अब इक्विवेलेंट मास एसिड का जानना हो, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास किसका निकालना हो? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, किसका? एसिड का मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूं? उसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं पहले, डिवाइड बाई उसकी, अगर एसिड की बात आ जाए तो उसकी बेसिसिटी भी निकालनी होगी। जब हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं विद बेसिसिटी, जब हम मॉलिक्यूलर मास को तकसीम करते हैं विद बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, तो हमें एसिड का इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। हमें इक्विवेलेंट मास किसका मिल जाता है? एसिड का। शाबाश। फॉर एग्जाम्पल बेसिसिटी जानने के लिए मैं यहां पे आपको एक एग्जाम्पल दोबारा समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 एसिड्स हैं, वन इज HCl एंड अनदर इज H2SO4। एज यू नो बोथ ऑफ एसिड्स, इसमें से दोनों, ये भी एसिड है HCl भी और H2SO4 भी एसिड है। तो इनकी बेसिसिटी जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो एसिड है ये कितने H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl की बात करूं तो ये कितने H पॉजिटिव दे सकता है 1, तो ये इसकी बेसिसिटी हुई। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो ये कितने हाइड्रोजन, ये कितने H पॉजिटिव आयन्स दे सकता है। इसका स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। शाबाश। ये जो दो H पॉजिटिव आयन्स हैं, ये H पॉजिटिव आयन्स इसमें से निकल सकते हैं। ये जो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव यहां से बाहर निकल सकते हैं। मतलब इसकी जो एसिडी, इसकी जो बेसिसिटी है, इट इज बेसिसिटी इज 2, इट इज बेसिसिटी इज। अगर अब मुझे इक्विवेलेंट मास किसका जानना हो, अगर इक्विवेलेंट मास मुझे H2SO4 का जानना हो, तो मैं क्या करूं, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखूं। आई नो इट इज मॉलिक्यूलर मास इज 98 डिवाइड बाई इट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या मिली मुझे, इट इज डाइबेसिक एसिड, मतलब 2 बेसिसिटी है इसकी, दैट इज 49। 49 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एन H2SO4। क्या है, 49 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एन H2SO4। शाबाश। अगर मुझे एसिड के बाद अब इक्विवेलेंट मास जानना हो किसका, बेस। अगर मुझे अब इक्विवेलेंट मास जानना हो बेस का, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस है NaOH, दूसरी बेस है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं CaOH2। शाबाश। तीसरी बेस मैं लेता हूं, यहां पे लेता हूं AOH थ्राइस। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस किसके बराबर होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास, बेस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इट इज, जब बेस की बात आ जाए तो इसकी एसिडिटी, इसकी एसिडिटी। एसिडिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, एसिडिटी हम कैसे निकालते हैं, इसमें कितने OH नेगेटिव, कितने हाइड्रोक्साइड आयन ये दे सकता है, दैट इज एसिडिटी ऑफ ए बेस। शाबाश। ये कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है, एक हाइड्रोक्साइड आयन। ये कितने हाइड्रोक्साइड आयन से OH2 कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कर पाएगा, 2। ये कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर पाएगा, 3। मतलब इसमें से 3 OH हमें मिल सकते हैं, इसमें 2 OH और इसमें 1 OH। तो इनका मॉलिक्यूलर मास, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास जानूं तो किसके बराबर आएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइड बाई इट इज एसिडिटी। इसकी एसिडिटी जो है दैट इज 1, तो कितना आया 40 डिवाइड बाई 1 दैट इज 40। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा NaOH का कितना आएगा 40। अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, Ca का 40, शाबाश, प्लस ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो 2 इंटू दैट इज 32, शाबाश। तो प्लस हाइड्रोजन के 2 हैं, दैट इज 2 डिवाइड बाई इट इज एसिडिटी दैट इज 2। वो कितना बना, 42 प्लस 32 कितना हुआ, 42 प्लस 32 दैट इज 72, 72 प्लस 2 74 डिवाइड बाई 2 दैट इज 37। 37 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस CaOH। तो अब अगर हमें साल्ट का इक्विवेलेंट मास जानना हो तो साल्ट का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालें। साल्ट का इक्विवेलेंट मास भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालेंगे, शाबाश। इसको जानने के लिए हमें पहले इस बात को जहन में रखना है कि यहाँ पे हम फार्मूला मास के बदले, जब भी साल्ट की बात आएगी तो मॉलिक्यूलर मास के बदले हमें यहाँ पे फार्मूला मास लिखना होता है। फार्मूला मास डिवाइड बाई टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑन मेटल, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑन मेटल। फार्मूला मास डिवाइड बाय टोटल वैलेंसी ऑन मेटल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे NaCl का इक्विवेलेंट मास निकाल के दूं तो NaCl का फार्मूला मास कितना आता है, दैट इज 23 ऑफ Na प्लस 35.5 ऑफ Cl डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑन मेटल। वी नो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑन मेटल, यहाँ पे मेटल कौन सा है, Na, वी नो सोडियम यहाँ पे मेटल है, तो इस पे वैलेंसी कितनी होती है 1, शाबाश। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज इट इज पॉजिटिव वैलेंसी डिवाइड बाय 1, इट इज 58.5 डिवाइड बाय 1। तो इसका जो हमें इक्विवेलेंट मास यहाँ पे मिलता है दैट इज 58.5। तो शाबाश, ये था हमारा इक्विवेलेंट मास। इसके बावजूद हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, इसके बावजूद हमने मॉलिक्यूलर मास डिस्कस किया, और मॉलिक्यूलर मास के अलावा हमने एटॉमिक मास यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर मोर